चलिए, हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। सुकांत जी हैं जो हिंदुस्तान के पूर्व संपादक रह चुके हैं, और मधुकर जी हैं, दोनों सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं बिहार और झारखंड के। शुरुआत हम सुकांत जी से करते हैं। सुकांत जी, इस पूरे बहस के दौरान बहुत सारी चीज़ों को आपने भी सुना होगा कि रवीश जी क्या कह रहे थे। उसके बाद पार्थसारथी जी आए, नवभारत टाइम्स में आप भी साथ रहे होंगे उस दौर में, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। सुकांत जी, जो चीज़ें हैं सामने, आप भी देख रहे हैं, आपने कई संस्थानों में काम किया है। एक योद्धा के रूप में चर्चा जरूर हो रही है कि कोरोना योद्धा के रूप में पत्रकार भी हैं, लेकिन क्या वाकई में हम उस योद्धा की भूमिका में हैं कि शिखंडी की भूमिका में हैं? ये हमारे भारत में एक कहावत है कि किसी को अगर किसी का तेज हरण करना हो तो उसको ग्लोरीफाई कीजिए, उसका महिमा मंडन कर दीजिए, उसको समाज सुधारक बता दीजिए और उसको ये बता दीजिए कि पथ प्रदर्शक है। तो हम आज की तारीख में पत्रकारिता को एक खास सेक्शन की ओर से, खास विचार की ओर से और खास विचार के समर्थकों के पोषक की ओर से हम लोग कहा जाता है कि हम जनतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमको सीख दी जाती है और हमारे को समाज का रहनुमा बता दिया जाता है, पथ प्रदर्शक बता दिया जाता है। तो हम परितृप्त हो जाते हैं। तृप्त जब हम हो जाते हैं तो हम अपने मूल काम को छोड़ देते हैं। कोई योद्धा अपना मूल काम कभी नहीं छोड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से देश में पत्रकारों का जो मूल काम है वह पीछे छूटता जा रहा है और वह अब शासक दलों के लॉबिस्ट के तौर पर उभर रहे हैं, वह विभागों के लॉबिस्ट के तौर पर उभर रहे हैं, वो पैरवीकार बनते जा रहे हैं और वह आत्मकथा के लेखक बनते जाए। किसी की आत्मकथा कोई पत्रकार लिखता है, किसी की आत्मकथा की प्रशंसा कोई पत्रकार करता है। तो ये एक हमारा जो मूल बुनियादी जो चरित्र था उसमें एक बदलाव आ रहा है। इस बदलाव की वजह से हम कोरोना में योद्धा होते होते रह गए हैं। अच्छा, मधुकर जी जुड़ चुके हैं रांची से। यही सवाल मधुकर जी आपसे भी मेरा है कि हमें कोरोना योद्धा कहा जाता है और बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। क्या वाकई में हम एक योद्धा की भूमिका में इस पूरी लड़ाई में, कोरोना की जो जंग लड़ी जा रही है, उस पूरी लड़ाई में मीडिया एक योद्धा की भूमिका में कहीं दिखाई दे रही है? आप अपने अनुभव के इतने दिनों के जो पत्रकारिता का आप अनुभव रहा है आपके पास, अब नवभारत टाइम्स में भी रहे, प्रभात खबर में, एक लंबे अंतराल तक आप पत्रकारिता से जुड़े रहे, अभी भी आप अपनी लेखनी के धार को बनाए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि एक योद्धा की भूमिका में हम लोग आज हैं, या फिर जो शिखंडी जो कहा जाता है कि हम उस भूमिका में पहुंच गए हैं? देखिए, इसमें बहुत सिंपल सी बात है। मुझे लगता है कि कुछ लोग जो हैं वो पत्रकारिता कर रहे हैं और अपने पूरी कमिटमेंट के साथ कर रहे हैं। कुछ लोग जो पत्रकारिता में सिर्फ नौकरी करने आए थे, दो फेज में अगर आप बांट करके देखिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा तो हमको लगता है कि बहुत आसान होगी। हम लोग जब पत्रकारिता में आए थे उस समय शेर पढ़ा जाता था, कलम का काम है बेजुबानों को जुबा देना, कलम से जुल्म के तलवे तो सहलाए नहीं जाते। एकदम उलट है आज के दिन में, ये फ़र्क आया है। पत्रकारिता की पढ़ाई होने लगी और जब पढ़ाई होने लगी तो सिर्फ नौकरी हो गया, और नौकरी का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा धन, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पत्रकारिता की सीढ़ी बना करके राज्यसभा पहुंच जाते हैं, लोकसभा पहुंच जाते हैं, बहुत सारे पद हासिल कर लेते हैं और वो लोग नैतिकता पर बहुत सारा भाषण देते रहे हैं। गांधी की सबसे ज़्यादा बात वो करते हैं, लोहिया की बात सबसे ज़्यादा वो करते हैं, और उन लोगों का देखा आपने कि कैसे उन्होंने पूरे के पूरे अखबार को गिरवी रख करके अपनी जगह बना ली। और ये लोग समाज में आज भी सम्मानित होते हैं, ये समाज में अभी भी पूजे जाते हैं। तो जो नीचे का लड़का नौकरी करने मॉडल मानता है, जब उनको मॉडल मानेगा तो भगत सिंह को मॉडल नहीं मानेगा, गांधी को मॉडल नहीं मानेगा, सुभाष चंद्र बोस को मॉडल नहीं मानेगा। जब वो मॉडल ही नहीं मानेगा तब तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं इकट्ठा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पहुंच बनाने के लिए वो सारे कुकर्म करेगा जो दूसरे लोग करते हैं।
तो मीडिया को अगर इस हिसाब से हम देखने की कोशिश करें तो मीडिया को दो पार्ट में बांट करके समझने से आसानी होगी। सब शिखंडी की भूमिका में नहीं है। कुछ लोग पूरी शिद्दत के साथ आज भी लड़ रहे हैं तमाम तरह के खतरों को मोल लेते हुए, और ये लड़ते रहेंगे इसलिए कि पत्रकारिता में अपने कमिटमेंट के चलते आए। जो सिर्फ नौकरी के लिए आए, वो नौकरी में, जैसे सरकारी नौकरी में या ज़्यादा वेतन बढ़ जाए, ज़्यादा सुविधाएं हो जाए, ज़्यादा छुट्टियां हो, ज़्यादा मौज हो, ज़्यादा आनंद हो, और इस सब के लिए जो खुशामद करनी पड़ती है, जो चमचागिरी करनी पड़ती है, जी हुजूरी करनी पड़ती है, वो उनकी आदत में शामिल हो जाता है। अब आप देख लीजिए बड़े अखबारों को, बड़े मीडिया हाउसेस को, कि जो स्टिंगर हैं उनको टास्क देते हैं कि लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए गाँव से ऐड जुटा करके दो। जिस गाँव में कुछ नहीं है, कोई रोजगार का साधन नहीं है, वो कहाँ से ऐड जुटा करके देता होगा, और नहीं तो लात मार के निकाल देते हैं। अब उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो अगर नहीं बने रहेंगे तो उनकी रोटी नहीं चलेगी, समाज में कोई स्थान नहीं बनेगा। तो अगर पत्रकारिता को समझना है तो इस ढंग से समझा। कोरोना के मामले में जो लोग सचमुच में काम कर रहे हैं उनको अपने तय सुविधाएं व्यवस्था करनी पड़ी है। मास्क तक अपने से खरीदने पड़े, सारी व्यवस्था करनी पड़ी। बाद में अखबार के संचालकों को लगा, मालिकों को लगा कि अगर ये हेडक्वार्टर में आएगा, मीडिया हाउस में आएगा तो इसके चलते दूसरे को फैलेगा, इसलिए कहा कि नहीं, तुम जहां हो वहीं से तुम अपना ऑनलाइन फाइल कर दो, यहां आने की जरूरत नहीं है। फिर बनाया कि नहीं, 3 दिन में 1 दिन आओ, क्योंकि नहीं आएगा तो बॉसगिरी उसकी कैसे चलेगी, उस पर रुआब कैसे जमा आएगा। आप ग्लोबलाइजेशन के बाद चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो बाजारवाद ने हमको पूरी तरह जकड़ा पकड़ा, और उसमें पत्रकारिता भी शामिल है। पॉलिटिक्स पूरी की पूरी जो है लगभग, अपवाद छोड़ दें तो दलाली वाली पॉलिटिक्स हो गई, और वो लोग अपने लिए एक क्लर्क खोजते हैं, और लोग बेसिकली तैयार हो जाते हैं क्लर्क बनने के लिए। हाँ, हम क्लर्क बनेंगे अब आपके, और वो क्लर्क बनते हैं तो उसकी खुशामद में आते हैं, फिर कोई दूसरा पैसा देता है, फिर उसकी खुशामद में आते हैं, फिर तीसरा देता है तो खुशामद में आते हैं। यह जो खतरनाक सिचुएशन है वो अपने पेट पालने के लिए, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए भी है, और वह पत्रकारिता को एक खतरनाक दिशा में ले जाने के लिए भी है। इस दृष्टि से समझें। कोरोना का मामला देखें, कोरोना के मामले में आगरा में एक पत्रकार द्विवेदी जी की मृत्यु हो गई। उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए तो उनको लगा कि हमको लड़ना है। बहुत सारे पत्रकार आज भी कोरोना मरीजों के बीच जाकर, संक्रमित लोगों के बीच में जाकर के, हॉस्पिटल के बीच में जाकर के उन लोगों से बात कर रहे हैं, उन लोगों से चीज़ें ले रहे हैं, खतरा उठा रहे हैं। ये खतरा सिर्फ उनके लिए नहीं है, उनके परिवार के लिए भी है, वो रिस्क ले रहे हैं। लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन वो उसमें से भी बहुत सारे लोग हैं जो सवाल नहीं करते सरकार से, यह नहीं पूछते कि आप यह बताइए कि एक आदमी के टेस्ट के लिए आज आपने दिया और उसके टेस्ट की रिपोर्ट 8 दिन बाद आ रही है और आप उसको घर भेज दिया, तो वो कोरोना कैरी कर रहा है और उसने 100 लोगों को फैला दिया। इसके लिए कौन जवाबदेह है? जितना क्वारंटीन सेंटर है, आप क्वारंटीन सेंटर में जाके देखिए कितनी दुर्दशा है, कितनी खराब स्थिति है। कोई इस पर लिखता नहीं, कोई इस पर बात नहीं करता, इसलिए कि सरकार जो है खफा हो जाएगी। सरकार खफा हो जाएगी तो ऐड कम कर देगी, ऐड कम कर देगी तो मालिक मार्केट के निकाल देगा। नहीं भी ऐड कम करेगा तो इस भय से कि ऐड कम हो जाएगा, मालिक सिखाता है कि देखो सरकार सवाल नहीं पूछना है। मैं एक छोटा सा दृष्टांत दूं, अगर आपके पास समय हो तो। एक बड़े अखबार में एक लड़के ने अपने ट्विटर पर कुछ लिखा सरकार के बारे में, तो वहां से सरकार के जो सलाहकार थे, प्रेस सलाहकार, उन्होंने उस मालिक, ये संपादक को फोन किया कि इसको निकाल देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको निकाल दिया जाए अखबार से। उन्होंने कहा कि भाई उसने अपने फेसबुक पर लिखा है, अपने ट्विटर पर लिखा है, इसमें अखबार कहाँ आता है? बोला कि तक आज से एडवर्टीजमेंट बंद। तब बीच का रास्ता निकाला गया कि वो लिखित माफी मांगे। उसने कुछ किया ही नहीं था, लेकिन लिखित माफी इसलिए उसको मांगनी पड़ी कि उसको नौकरी करनी थी। अब इस सिचुएशन में जब पत्रकार काम करेगा, रिपोर्टर काम करेगा, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो अपना भड़ास सोशल मीडिया पर भी नहीं निकाल सकता है। सही बात। दूसरे की सत्ता के चरित्र ने हिंदू मुसलमान में, आदिवासी गैर आदिवासी में, दलित गैर दलित में इतना ज्यादा समाज को बांट दिया है, रिपोर्टर को बांट दिया है कि उसमें जो संपूर्णता में चीजों की समझ होनी चाहिए वो बिल्कुल गायब हो गई है। वो पढ़ता नहीं है, वो सिर्फ उतना ही भर करता है जितना भर उसको आदेश दिया जाता है। जैसे किसी को कहा गया कि चिट्ठी पहुंचा दो और वहां से चिट्ठी का जवाब लेते हैं ना, वो चिट्ठी का जवाब लेके चला आता है। इस दौर में हम गुजर रहे हैं। उस दौर में कोरोना के लिए जो फैसिलिटीज होना चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको जो सवाल किए जाने चाहिए सरकारों से, वो सवाल नहीं हो पा रहे हैं। ये खतरा है जी। चलिए हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद भी हम आपसे एक और सवाल हम चाहेंगे। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम सुकांत जी से एक सवाल की, जिस चीज़ों को आप बचाना चाह रहे थे,
जिस कुनबा को आप बचाना चाह रहे थे कि सरकार से हमें ऐड मिलेगी, हम सरकार से सवाल करेंगे तो ऐड आना बंद हो जाएगा, फिर उस स्थिति में हम समझौतावादी हो गए, वो समझौतावादी रुख भी क्या बिहार जैसे मीडिया को या बाहर पूरे देश में अगर हम मीडिया हाउस की बात करें, मैं अपने खुद मीडिया हाउस की भी बात करें, तो क्या आज अपने आप के तमाम लोगों को साथ लेकर चलने की स्थिति में है? जिस मंदी के दौर में आप सरकार के विज्ञापन पर ही हम लोग आश्रित रहे, या फिर जिस तरीके से हम लोग मार्केटिंग करने की कोशिश किए, क्या उसके आधार पर हम ना तो हम अपनी आवाज़ को स्वतंत्र रख सके और ना ही मैं पत्रकार बन कर रह सका, और इसके बावजूद संस्थानें बंद हो रही हैं, रिपोर्टर हटाए जा रहे हैं, सभी संस्थानों का ये हाल है। तो आखिर एक है कि जात भी गवाए और स्वाद भी नहीं पाए। चलिए चर्चा जारी रखते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। सुकांत जी, एक चर्चा आज सुबह से ही आपसे भी इस विषय को लेकर चर्चा हुई थी कि जात भी गंवाए और स्वाद भी नहीं पाए। अभी जिस संकट में आप, ठीक है, सरकार से आप सवाल भी नहीं किए, व्यवस्था से सवाल भी नहीं किए, अब नौकरी भी जा रही है, तो एक जाते जाते ये अगर सुकून होता है कि चलिए हमने समाज के लिए कुछ किया, वो चीज़ें भी अब साथ नहीं जा रही है, नौकरी भी जा रही है। तो ये इन चीज़ों को लेकर ये स्थिति क्यों बनी? कई तरह के हम लोग खुद जो जिस दौर से गुजर रहे हैं, किसी भी समय हम लोग ऑफ स्क्रीन हो सकते हैं। कई मीडिया हाउस में जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ट्वेम्बी सेंटर थे, वो ट्वेम्बी सेंटर बंद किया जा रहा है। बड़े बड़े मीडिया हाउस का भी कमोबेश यही स्थिति है। तो ये जो माहौल बना है, ठीक है, एक अर्थव्यवस्था में जो एक शून्यता आई है इस सुनामी की वजह से, कोरोना की वजह से, लेकिन इस स्थिति से भी मीडिया, क्योंकि पहली बार ऐसी स्थिति नहीं बनी है। आप अपने दौर को याद करिए, झोला लेके घूमते थे, पैसा मिला या ना मिला फिर भी हम लोग लड़ते रहते थे। आप उस दौर में पत्रकारिता किए, तो ये जो चीज़ें बदली है, आपको क्या लगता है कि आज हम कहाँ खड़े हैं एक पत्रकार के रूप में, जो हम अभी कह रहे थे कि जात भी गवाए और स्वाद भी नहीं पाए? इस जो अभी जो स्थिति आई है, इसकी शुरुआत आज से 25-30 साल पहले हो गई थी। उसको ऐसे लीजिए, मैं एक घटना का जिक्र कर रहा हूँ। बिहार में उन दिनों बहुत चर्चा थी चारा घोटाले की, और चारा घोटाले की प्रारंभिक जांच में ही शक की सुई बिहार के बड़े राजनेता की ओर जा रही थी, सत्ताधारी राजनेता की ओर। नाम लेने में कोई बहुत उज़्र नहीं है, वे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन यह जो बात थी, यह शक की सुई उस राजनेता की ओर जा रही है जिसके पास एक बड़ा वोट बैंक है, जिसके पास समर्थकों का बड़ा समूह है, और जो भगवान की तरफ पूजा जा रहा है। तो इस खबर को छापने में अखबारों को परेशानी हो रही थी। एक आध अखबार ने इसकी कोशिश की, छपी भी, लेकिन अधिकांश अखबार इसको दबा के बैठ गए। उन दिनों या उसके ठीक कुछ दिन पहले से मीडिया में एक चर्चा थी, मीडिया हाउस में होती थी, लगभग सभी मीडिया हाउसों में, कि हम किसकी खबर छापें। उन दिनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये दौर नहीं था, ये उसका जलवा था। तो प्रिंट मीडिया का जलवा बचा हुआ था, उसकी तेज़ी ही बची हुई थी, और उसका तासीर भी था। तो उस समय में एक बात चली थी कि हम खबर किसकी दिखाएं, जिससे अखबारों को आमदनी हो, जिससे अखबार को आर्थिक लाभ हो, उसका दिखाएं, कि उसका भी दिखाएं जिससे हमें कोई लाभ नहीं है लेकिन समाज के लिए ज़रूरी तत्व है। तो धीरे धीरे जो यह भावना थी कि खबर हम उसकी दिखाएं जो हमारा अर्थ पोषण करता है, वो बड़े विज्ञापन दाता लोग हैं, वो सरकार की एजेंसियां हैं, वह और भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय विज्ञापन संस्थान भी हैं। तो उन दिनों से यह प्रवृत्ति बढ़ी, और 2000 इस शताब्दी के यह बहुत अपने चरम पर अब आ गई है। हम सवाल करना हमने लगभग 1 दशक पहले या 1.5 दशक पहले छोड़ दिया। हमने इन्वेस्टिगेशन भी छोड़ दिया। हम कोई खोज नहीं करते हैं। कोई राजनेता, कोई मुख्यमंत्री, कोई अफसर कुछ भी बोलता है, हम एज इट इज छाप देते हैं। हम यह भी नहीं देखते हैं 1 महीने के बाद कि जो घोषणा सरकार ने की थी वह कितनी पूरी हुई। अर्थात एक डीएम, एक सीएम और एक पीएम ये देश को चला रहा है ऊपर से नीचे तक।
यही लोग चलाते हैं और इनकी खबर अखबारों में छपती है। तो अखबार एक कहिएगा वो जनता से धीरे धीरे प्रिंट मीडिया भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कटता रहा, लेकिन उसने मध्य वर्ग, शहरी मध्य वर्ग का पोषण किया, वह उसका एक बहुत बड़ा स्रोत बन गया। अब उसकी कीमत आप चुका रहे हैं, मीडिया चुका रहा है कि हम देश की बहुमत जनता जो है उससे कटे हुए हैं और एक अल्पमत जो अंश है जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, प्रेशर वाला अंश है, जो प्रेशर डालता है, सत्ता को अपनी ओर झुकाता है, उसके हम पोषक बन गए हैं, उसके हित रक्षक बन गए हैं। बहुमत के हित रक्षक हम नहीं रहे। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि मीडिया अपनी साख गंवाती चली जा रही है। मीडिया, यह बात सही है कि आज अखबार का उत्पादन, प्रिंट मीडिया की बात मैं करूं तो महंगा है, बहुत कीमती है। एक आदमी से उसको बहुत आप एफर्ट नहीं कर सकता, एक सामान्य आदमी। लेकिन अगर हम खबर पढ़ना चाहते हैं, खबर जानना चाहते हैं, तो हमको अखबार पर जाना पड़ेगा और वह जाने में हमको कीमत अधिक देनी पड़ेगी और अखबार को कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर आप पाठक से चाहते हैं समर्थन, उसका सहयोग चाहते हैं, तो आप यह कुर्बानी दीजिए कि सामाजिक आर्थिक सत्ता जो है, जो राज्य सत्ता है अमूमन, उससे भी आप लड़ेंगे। तो हम न राज्य सत्ता से लड़ रहे आज की तारीख में, न हम सामाजिक सत्ता से लड़ रहे हैं, न आर्थिक सत्ता से लड़ रहे हैं। हम एक निर्वीर जी सेना की तरह हो गए हैं। चलिए मधुकर जी, ठीक इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए मधुकर जी से सवाल है कि पाकिस्तान में कुछ अखबार, डॉन जैसे अखबार हैं, जो कीमत के आधार पर वो आप खबरों को सहारे जैसे भी वो परोसते हों, लेकिन जो लागत मूल्य है उसमें कैसे उससे कुछ ज़्यादा पैसा लेकर हम सिस्टम को चलाइए। जो हम अपने यहाँ जो अखबारों को लेकर, या चैनल में भी ये चीज़ें हैं कि हम सब्सक्रिप्शन फ्री दे रहे हैं, अखबारों में भी ये प्रवृत्ति, और इसमें हम सब कुछ लुटा दिए। जो अब हमारी निर्भरता सरकार पे बनी, आज हम सवाल नहीं कर रहे हैं, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम जनता को फ्री पढ़ाने की कोशिश करने लगे। जबकि ये जो अर्थनीति रहा अखबार और मीडिया हाउस का भी, जैसे हम लोग चैनल चलाते हैं, करोड़ रुपये जो प्रसारण करता है उसको हम लोग देते हैं, लेकिन जनता से, और वो जनता से पैसा ले रहा है, लेकिन हम अपना फ्री में उसको दिखा रहे हैं। इस मार की वजह से सारा जो टेलीविज़न नेटवर्क का जो मीडिया हाउस है उनकी भी स्थिति बुरी इस वजह से है। तो क्या लगता है कि अब इस कोरोना संकट के बीच, या कोरोना संकट से जब हम बाहर निकलते हैं, तो मीडिया हाउस को ये सोचना होगा कि हम किसके साथ खड़े हों, और अगर हम जनता के साथ खड़े होते, क्योंकि अब सरकार के साथ खड़े रह के दिख गया कि ना हम पत्रकार रहे, ना हम अपनी नौकरी बचा सके, तो हम कम से कम जनता के साथ खड़े रहें, उन्हीं के साथ सत्तू पी के तो कम से कम ये लड़ाई लड़ें। तो ये वक्त, ऐसा लगता है आपको कि आने वाला वक्त कुछ मीडिया हाउस में या मीडिया से जुड़े हुए लोगों के बीच एकमात्र विकल्प यही बचा है कि अब आपको योद्धा अगर कहा जा रहा है तो योद्धा की तरह आपको सामने आना पड़ेगा? मीडिया है, इसकी भूमिका मजबूत, समझदार और गंभीर विपक्ष की होनी चाहिए, ताकि वह चीज़ों को सरकार की आंख में उंगली डाल करके बताए। जो भी शासक हैं उनको उंगली डाल करके बताए कि यह आप गलत कर रहे हैं और यह गलत है, यह कहने का साहस हो। अब कोरोना संकट की वजह से जो प्रभाव पड़ने वाले हैं, उस अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा है, और आने वाले दिनों में इस प्रभाव का प्रभाव मीडिया हाउस पर भी पड़ने वाला है, पत्रकारों पर भी पड़ने वाला है। पत्रकार अब जनता के साथ खड़े हो पाने की स्थिति में भी अपने को नहीं पा रहा है। इतनी सारी सुविधाएं पाल ली है, इतने सारे अपने ये पैर बढ़ा दिए हैं कि जो चादर है उस चादर में उनका पैर अट ही नहीं रहा है। वो खुशामदी बन जाएंगे, वो चमचे बन जाएंगे, और वो जा करके जनता के साथ खड़े होने में उनको लगता है कि उनके शरीर से पसीने की बदबू आ रही है और जहाँ लेवेंडर की खुशबू आ रही है वहाँ जाएंगे। लेकिन अगर इस देश को बनाना है, तो इस देश को बनाने के लिए हम भारत के लोग का जो सबसे बड़ा पार्ट जनता है, उस जनता के साथ ही जुड़ना पड़ेगा। बगैर उनके साथ जुड़े, उनकी आवाज़ उठाए हुए हम भारत के लोग की कल्पना जो संविधान में की गई है उसके अनुरूप का भारत नहीं बना सकते हैं।
महात्मा गांधी ने कहा था कि इस धरती पर हर व्यक्ति हर जीव की जरूरत पर पूरी करने के लिए प्रकृति ने सब कुछ दिया है, लेकिन किसी एक व्यक्ति का लालच पूरा करने के लिए भी यह पृथ्वी कम पड़ जाती है। आप देखिए मीडिया हाउसेज में खबर क्या आती है कि फला इंस्टीट्यूट से निकले हुए लड़कों को 50 लाख में, 1 करोड़ रुपए में, 1.5 करोड़ रुपए में हायर किया गया। यह खबर आती है कि इस इंस्टीट्यूट के लोग जो है ये क्या नाम है, किस मालिक ने कितना ज्यादा फायदा बढ़ा दिया। फायदा किसके कॉस्ट पर, पैसा कहां से, वो किसका लूट रहा है। एशिया का सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गया, कैसे बन गया? जादू होता है क्या? पेड़ से पैसा तोड़ के लाता है क्या? समुद्र में जो बह रहा है उसमें से पैसा बटोर के लाता है? कहीं तो गड़बड़ है। उस गड़बड़ पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए कि उसका जो बॉस है वहां बैठा हुआ वो 9 करोड़ के पैकेज में है, 1 करोड़ रुपए की पैकेज में है, और वो अपना सीधा साठगांठ किए हुए है। उसको लगता है कि हमारी कुर्सी तो हिलने वाली नहीं है, हमारी कुर्सी तो हमेशा के लिए सुरक्षित है, और ये 9 करोड़ 1 करोड़ रुपए से उतनी पूंजी इतनी इकट्ठी कर ली है कि उस पूंजी से उसकी जिंदगी चल जाएगी, बाकी भाड़ में जाए, उसे कोई मतलब नहीं है। पत्रकारिता के नाम पर जो सारा कुछ हुआ, आप देखिए कि 90 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, खास करके 2000 के बाद एकदम बाढ़ आ गई। क्यों बाढ़ आ गई? इसलिए कि सरकारों में एम्प्लॉयमेंट घटा, प्राइवेट में जो ऑटोमेशन हुआ, ऑटोमेशन की वजह से रोजगार घटा, रोजगार नए सृजित नहीं किए गए, तो लोगों को चला कि यही एक रोजगार है। ब्लैकमेल करने का भी रोजगार है, धंधा करने का भी रोजगार है, एक सम्मानजनक रोजगार है, डीसी के साथ बैठेंगे, पीएम के साथ बैठेंगे। लेकिन ये लोग पत्रकारिता का पौ भी जानते हैं, जर्नलिज्म का जे भी जानते हैं, ये पूछिए उनसे, ये सबसे बड़ी चीज है ना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद मधुकर जी, पढ़ाई के बावजूद कीमती वक्त दिया और आप उन चीजों को भी सामने रखा जिन चीजों को लेकर हम अक्सर चर्चा करते हैं। अब